Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप लोग? So good. So how are you? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा। कहाँ थे इतने दिन शगुन? सर प्री बोर्ड्स चल रहे थे सर, अभी बोर्ड्स आ रहे सर 12th के टर्म 1 तो। ओके ओके ओके। कब से एग्जाम आपकी? सर दिसंबर में अभी तो, बट बीच बीच में सर स्कूल का भी प्री बोर्ड चल रहा था, तो अब नहीं लूंगी सर छुट्टी, अब सारा स्कूल का कवर हो गया पूरा। हो गया। हाँ सर। तो इसकी एग्जाम जैसे आपकी बोर्ड होगी दिसंबर में, तो हम लोग के टाइम पे तो मार्च में होती थी, तो अब नहीं होती क्या एग्जाम ऐसे? सर अभी टर्म 1 टर्म 2 कर दिया ना इस बार सर, पहले दिसंबर में होगा आधे सिलेबस का, फिर मार्च में होगा आधे सिलेबस का। ओके ओके ओके। यस सर। और फिर फाइनल रिजल्ट दोनों टर्म को मिला के आएगा? यस सर, 50-50%। ओके। आपने क्या लिया बेटा 11th 12th में, कौन सा सब्जेक्ट लिया है? सर मेरा ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स है। अच्छा, ऐसे ह्यूमैनिटीज और मैथमेटिक्स साथ में ले सकते हैं? सर डिपेंड करता है, मतलब स्कूल दे देता तो ठीक है सर, मतलब ऐसे देते नहीं है यूजुअली। अच्छा। और रुद्री बेटा, आपका क्या लिया आपने 12th में? सर मेरा भी ह्यूमैनिटीज है। और साथ में मैथमेटिक्स भी है क्या आपका? नहीं सर, मैथमेटिक्स हमारे स्कूल में नहीं था ऐसा कोई ऑप्शन। ओके ओके। तो ह्यूमैनिटीज में क्या क्या सब्जेक्ट है आप लोगों के स्कूल में? सर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। दैट्स गुड। हिंदी नहीं है? सर हिंदी ऑप्शन में था ज्योग्राफी के साथ। अच्छा, तो आपने ज्योग्राफी लिया? यस सर। दैट्स गुड बेटा। यस सर। अच्छा सब्जेक्ट है आप लोगों को। और शगुन बेटा, आपका क्या है? सर मेरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। अच्छा, ज्योग्राफी के बदले आपने मैथमेटिक्स लिया है। सर हमें फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स और आईपी में ऑप्शन था, ज्योग्राफी है ही नहीं स्कूल में। फिजिकल एजुकेशन ले लेते, कुछ करना ही नहीं पड़ता, नंबर दे देते अपने आप। सर बट मैथ्स में इंटरेस्ट था तो ले लिया सर ऐसे। ओके ओके ओके, एंड दैट्स गुड। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है क्या 12th 11th में 12th में? यस सर, यस सर। ओएमजी, दैट इज सो बोरिंग फॉर मी। मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सर वो इकोनॉमिक्स के साथ अच्छा ऑप्शन रहता ना सर, बाद में ऑनर्स करना हो, तो इसलिए ले लिया था मैथ्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना है तो? हाँ सर, मतलब बैकअप प्लान सर ऐसा रखा था। कितना बैकअप करना पड़ता है बच्चे लोगों को? 12th में करना है, फिर उसको ग्रेजुएशन में करना है, फिर आप अगर किसी बड़ी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्लान बी। और प्रसाद, आपका क्या है? प्रसाद, यस सर। आपका क्या है सब्जेक्ट 12th में? सर कॉमर्स। कॉमर्स। तो क्या सब्जेक्ट है आपका? मतलब सर कौन से सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स और ओसीएम इकोनॉमिक्स, इंग्लिश चलिए ठीक है, एंड मुझे ऑप्शनल पता होता तो मैं ह्यूमैनिटीज लेता। पॉलिटिकल साइंस में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सब फिलोसॉफी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा बात नहीं करते। अरे एक्चुअली मेरे स्कूल में ऑप्शन ही नहीं था, इधर साइंस और कॉमर्स, कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मेरे को पता भी नहीं था। मैं करियर, मतलब हमारे यहाँ पे देखिए करियर काउंसलिंग होती नहीं है किसी की, जबकि सही ये होना चाहिए कि बच्चे को 9th 10th में आप उनको एक प्रॉपर स्कूल में टीचर होना चाहिए जो उनके एप्टीट्यूड को पहचाने, बच्चे से पूछे कि आप किस में इंटरेस्टेड है ना, और उसके एप्टीट्यूड को सही रिकॉग्निशन करें, और फिर उसको वो सब्जेक्ट देने के लिए ऑप्शन में दे दें। बाकी बच्चे की मर्जी। कई बार हमारा सोशल एम्बियंस के कारण हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अरे सब कर रहे हैं इंजीनियरिंग, सब ले रहे हैं मैथमेटिक्स, तो हम भी ले लेते हैं, कुछ और पता ही नहीं है ऑप्शन, इसमें लाइफ सेफ रहेगी सोच के। चलिए, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। देखिए, फाइनली COP 26 हो गया, मोदी जी गए थे, और मोदी जी वहां जाके पहले G20 की मीटिंग अटेंड किए, G20 की मीटिंग, फिर इटली में पोप से मिले, फिर उसके बाद COP में बोले कि इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, तब तक तो मोदी जी रहेंगे नहीं, पोप सो बीजेपी रहेगी, तो बीजेपी इंप्लीमेंट कराएगी नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब सबको पता है आई थिंक, ठीक है।
यस सर। का मतलब सबको पता है ना अभी? यस सर। Yes, sir. Yes. 26 है, याद रखिएगा 26 है, ठीक है। अब देखिए आखिरी महीना मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे बार बार न्यूज आ रही है इसकी COP 26 की, आप लोगों को बेसिक बता दिया हूं मैं। अब करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन उठाएंगे और इसका बेसिक हम लोग उसका जो करंट में जो भी अभी निष्कर्ष निकला है, जो भी वहां से आउटकम आया है COP 26 का, उसका आउटकम हम लोग पढ़ लेंगे, बस सफिशिएंट है। एक ही चीज में पढ़ के अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कैन नॉट इम्पोज ब्लैंकेट बैन ऑन ऑल फायर क्रैकर्स से सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ध्यान से, राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट में गिवन है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन गिवन है। कौन से आर्टिकल से में मेंशन है बेटा, बताइए कौन से आर्टिकल में मेंशन है? हाँ प्लीज टेल मी। राइट टू रिलीजन आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल आपको राइट टू रिलीजन दिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है? 25 में देखेंगे कि तो आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 26 में कि आप अपनी एसोसिएशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है, और इसको खुद गवर्न कर सकते हैं आप, ठीक है। आप उसके बाद जाएंगे तो देखेंगे कि स्टेट किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा और किसी से भी टैक्स नहीं लेगा, जैसे टैक्स के पैसे को कहाँ खर्च नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने में खर्च नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 4 रिलीजन आपके राइट टू रिलीजन को प्रमोट करते हैं। अब देखिए इसमें एक बार एक डॉक्ट्रिन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है 2016-17 में वो डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस। मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी किसी एक रिलीजन के एसेंशियल प्रैक्टिस में आते हैं कोई रिचुअल्स, ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन जैसे कि नमाज पढ़ना, ठीक है, नमाज पढ़ना है तो नमाज आपको मस्जिद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नमाज ऐसे बोलते कि एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं था, ठीक है नमाज, क्योंकि कुरान को बेस किया सुप्रीम कोर्ट ने और कुरान के बेस में कहा कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं है, ये आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है फायर क्रैकर्स में भी जो एसेंशियल प्रैक्टिस वाला डॉक्ट्रिन निकाले थे, ठीक है। जैसे कि देखिए सबरीमला वाला इशू हुआ था। सबरीमला पता है कहाँ पर है टेम्पल सबको? बेटा सबरीमला टेम्पल कहाँ पर है बताइए? केरला। हाँ केरला, दैट्स गुड बेटा। केरल में एक टेम्पल है सबरीमला। वहां पे क्या प्रैक्टिस है? वहां ये प्रैक्टिस है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में वुमेन है, मतलब 10 से लेके 50 तक, ठीक है, 10 से लेके 11 ले लो, जो भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उन लोग वो टेम्पल विजिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको इम्प्योर माना जाता है उस टाइम पे। ऐसी प्रैक्टिस है वहाँ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। अब जो भी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसके खिलाफ बहुत बड़ा मुहिम चलाया, ठीक है, इनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, ठीक है, तो हम अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं वहां के लोगों को ध्यान में रख के। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अलाउ कर दिए, ठीक है, कि स्टेट उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इशू बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जब भी आप देखिए कि जो सदियों से प्रैक्टिस चले आ रही है, ठीक है, सदियों से जो प्रैक्टिस चले आ रही है और उसको चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल लोगे सती का, अगर आप 18th सेंचुरी में देखोगे, 19th सेंचुरी में, तो आपको दिखेगा सती बहुत कॉमन, मतलब नदरन इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी स्पेसिफिक जाएंगे, होल ऑफ इंडिया में तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि सर होल ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस नहीं था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस था सती, तो एक लॉ लेके आया और लॉ से सोशल चेंज हुआ। लॉ क्या लाया? एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय इसको कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उस समय राजा राम मोहन रॉय पूरी सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं अभी कि पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रखेंगे और जो आपके, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल वाले हैं उसको बैन करेंगे, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ब्लैंकेट बैन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है जो जरूर, मतलब इसी से ही एक इंपॉर्टेंट टाइप का रिचुअल्स है, ये बोल रहे हैं। तो प्लीज गो हेड विद दिस आर्टिकल। आपके लॉ पॉइंट ऑफ लीगल एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए लेट्स गो अहेड। अच्छा कई बार ना बेटा ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। मोदी डिस्कसेस अफगानिस्तान विद बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कौन है? यूके के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यूके के, ठीक है। तो यूके में प्रेसिडेंट नहीं होते ना बेटा, मालूम है ना आपको? क्यों नहीं होते? चलिए थोड़ा डीप नॉलेज दे देता हूँ आप लोगों को।
प्रेसिडेंशियल सब दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर. हाँ, तो कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सर. इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर इंडिया रिपब्लिक है। सुनो सुनो, ये सर रिपब्लिक भी है सर बट. हाँ, इंडिया रिपब्लिक है और यूके जो है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर. अरे ऐसे सब बेसिक पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, आप लोगों को डेमोक्रेसी इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस अभी बुक है कि नहीं एनसीईआरटी की? कि अभी कौन सी है 12th में ये बुक है, डेमोक्रेसी इन इंडिया इश्यूज एंड चैलेंजेस? सर 11th में थी सर वो. 12th में सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स है अच्छा, और इंडियन इकोनॉमी है सर. इंडियन इकोनॉमिक डेवलप सर, इंडियन पॉलिटिकल डेवलपमेंट. चलिए देखिए, इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालते हैं। इलेक्टोरल रोल रिवीजन एक्सरसाइज बिगिंस इन दिल्ली। ठीक है, ये बताइए ये एक्सरसाइज कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए? बताइए। इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन. ठीक है, तो ये जो हम लोकसभा की बाउंड्री है, जैसे देखिए हम पूरे इंडिया को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा के इलेक्शन के लिए डिवाइड किए हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पता है ना सबको? यस सर. ठीक है, वैसे ही हमने स्टेट के इलेक्शन के लिए विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, इसको हमने 90 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखिए, तो कौन से डेट का सेंसस फिक्स कर दिया है कि लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो डिमार्केट नहीं होगा, उसको डिलिमिट कर दिया है? कौन से सेंसस ने किया है? कौन से सेंसस ने, कौन सी डेट में किया है? कौन से डेट? डिलिमिटेशन कमीशन. हाँ, कौन से डेट को फिक्स कर दिया है कि अभी चेंज नहीं होगा, अब इसके बाद चेंज होगा, इस सेंसस के बाद? 1971 के सेंसस पे हमने बेस्ड किया है, डिलिमिटेशन किया है बाउंड्री को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और उसको फिक्स कर दिया है। अब बोले 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा तब फिर से डिलिमिटेशन होगा लोकसभा में। समझ आई मेरी बात? यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल में मेंशन है बेटा? आर्टिकल नंबर 324, 325, 326, 327। बताइए। आर्टिकल नंबर 324 में मेंशन है बेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें लिखा है एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये कौन से पार्ट में आता है? तो बेटा ये पार्ट 15 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, और ये सिर्फ बेसिक चीज है, इसका मूल ढांचा है बस। और इसको क्या बोलेंगे, अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रैक्टिकल अमली जामा पहनाया गया है, मतलब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951, इसमें ईच एंड एवरी डिटेल दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51 में। ठीक है, कि इलेक्शन कैसे होंगे, है ना, कौन इसके ऑफिसर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कौन होता है, ठीक है, और ये पोलिंग ऑफिसर कौन होता है, पोलिंग एजेंट कौन होता है, ये सब उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, कि करप्शन करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं ये कौन एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा ये बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें मेंशन्ड है? एंटी डिफेक्शन लॉ सुने हो कभी आप लोग? यस सर, सुने हैं. यस सर। कौन से आर्टिकल में किसमें मेंशन है ये? कौन से शेड्यूल में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में? इन विच शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड? बेटा शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, और ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। असल में इसको बोलते हैं हिंदी में दल बदल कानून, और ये आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए लगाया गया था। 90s में क्या हो रहा था, बार बार एमएलए और एमपी का खरीद फरोख्त होता था। ठीक है, तो उसके कारण इसको रोकने के लिए कौन लेके आया ये दल बदल कानून? ये लेके आए एंटी डिफेक्शन लॉ कौन? राजीव गांधी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जब भी बेटा पॉलिटी पढ़ते हो ना, एक चीज थंब रूल याद रखना, उसकी स्टोरी जान लो, बैक स्टोरी जान लोगे ना तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ ना, दैट्स व्हाई थोड़ा डीप बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए लेट्स गो अहेड।
चलिए ये आ गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्लीज मुझे ये बताइए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस का क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, बताइए बेटा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम है जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग इशू हो रहा है, ठीक है, जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग इशू हो रहा है वहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। पहला चीज, और ये कौन से एक्ट के थ्रू हमने ये पावर दिया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। इसके तहत हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर दे दिया है कि यहाँ पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग आप सबको पता है ना क्या होता है, अरे मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी। डायरेक्टरेट को पावर दिया है कि जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होगा वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। ये कौन सी एजेंसी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या आता है, रेवेन्यू के अंदर नहीं आता, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है। अरे बेटा ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, एकदम बेसिक फ्रेमवर्क है ये। चलिए रीजनलिज्म का एक एग्जांपल है, विल ट्वीक पॉलिसी टू एंश्योर 75% जॉब फॉर कर्नाटकास बोमई। ये कर्नाटका के सीएम है बोमई, इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि 75% जॉब्स हम कर्नाटकास मतलब जो कन्नड़ वहां की लोकल पॉपुलेशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे, ठीक है, कि उनको इतना मिल जाए। ये ऑलरेडी कहाँ हो चुका है, झारखंड में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है ये ऑलरेडी। इसके पहले कई बार हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अगर ये बर्निंग टॉपिक होगा तो इनमें से किस स्टेट में ऑलरेडी 75% रिजर्वेशन है, तो डू रिमेम्बर कहाँ कहाँ है, हरियाणा में है और कहाँ है दूसरा, हरियाणा और इसमें झारखंड में, ठीक है, याद रखिएगा। तो बट ऐसे मतलब अलाउ है कि मतलब आप अपने लोगों के लिए कर सकते हो रिजर्वेशन? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की बात है बेटा, सारी ग्रुप ए मैनेजर लेवल पोस्ट के लिए नहीं है, जो जैसे कि ना ऐसा है कि अगर कोई भी आप प्लांट आके यहाँ सेटअप कर रहे हो तो इतनी रिजर्वेशन कर सकते हो, ये अलाउड है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना सकती है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वाले जॉब्स में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में नहीं रहेगा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी जो प्राइवेट इंडस्ट्री आ रही है ग्रुप सी और ग्रुप डी में, मैनेजर लेवल पोस्ट में नहीं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नहीं, ठीक है बेटा। यस सर। देखिए ये कौन डिसाइड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर ये अलाउड है कि नहीं हमारे संविधान में, ठीक है। अब बताइए ये सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के अंदर ये पावर दिया गया है, बताइए। अगर कोई भी नया लॉ बनता है या नया रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस पावर के तहत इसको रिव्यू करेगा, बताइए कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, याद रखिएगा बेटा। कुछ बोल रहे तो बोलिए, हाँ नहीं बता रहा हूं मैं, बोलिए। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बताइए। आर्टिकल नंबर 13 जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इस पावर को। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखो एक स्टेट के 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेचर ऐसा बनाता है जो अल्ट्रावायस टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, तो उसको जुडिशरी क्या बोलेगा, इट इज अल्ट्रावायस टू कॉन्स्टिट्यूशन, एंड क्या करेगा, नल एंड वॉइड कर देगा उस लॉ को, ठीक है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का पावर हम किसमें दिए हैं, आर्टिकल नंबर 13 में। डू रिमेम्बर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सर आर्टिकल नंबर 13 बेटा, 13। हाँ 30 तो 29 एंड 30 तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट दिया गया है माइनॉरिटीज को, 29 एंड 30 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट दिया गया है किसको, माइनॉरिटीज को, है ना। और माइनॉरिटीज का डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 13 बात कर रहा हूँ, 13 की, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। नीचे क्यों नहीं हो रहा है बेटा पेपर? सर फिर जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल तो अलग से भी दिया हुआ है ना? कहाँ दिया है बेटा बताओ? सर आगे बोल रखा है ना कि मतलब जुडिशरी कोई भी मतलब किसी भी चीज को, किसी भी लॉ को दोबारा से री एग्जामिन कर सकती है। हाँ तो ये किसके बेसिस पे बोल रही है जुडिशरी? आर्टिकल नंबर 13 के बेसिस पे बोल रही है। आर्टिकल नंबर 13 के बेसिस में बोल रही है जुडिशरी। ये चीज आप बोल रहे हो, हाँ जुडिशरी ने बोला है। बेसिक डॉक्ट्रिन में भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जो निकाली है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, उसमें बोले जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक है स्ट्रक्चर है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू कहाँ मेंशन्ड है? जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है, ये कह रहा हूं मैं।
ठीक है, क्लियर हो बेटा? यस सर। चलिए, अरे जितना भी डाउट रहता है ना पूछ लिया करो आप लोग, एटलीस्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट्स, ठीक है, ये सबसे सेक्शन से लेके अच्छा ये बताइए, क्रिप्टो कॉनंड्रम इसका मतलब क्या होता है? प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ क्रिप्टो कॉनंड्रम। कॉनंड्रम का मीनिंग क्या होता है? हाँ, डाइसी जैसा सिचुएशन, इसका मतलब हम लाएं कि नहीं लाएं, दुविधा में पड़े हैं हम, ठीक है, कि हम लाएं कि नहीं लाएं, क्या करें हम, इसको बोलते हैं द क्रिप्टो कॉनंड्रम। ठीक है, याद रखिए, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, कॉनंड्रम मतलब डाइसी जैसा सिचुएशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बस इतना हेडिंग जान लीजिए, व्हाई काउंटिंग कास्ट मैटर्स, कास्ट डाटा विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द काउंटर्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड क्राफ्ट रीजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी। ये बताइए, हमने जो बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमने क्या बनाया है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा या किस सेक्शन में दिखेगा? सर आर्टिकल 14। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलती हो गया, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 15 एंड आर्टिकल नंबर 16, जिसमें हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एंड आर्टिकल नंबर आप जाएंगे तो 341 332 या 33, उसमें रिजर्वेशन दिए हैं हमने पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो ये जो हमने रिजर्वेशन दिया है, ये हमने क्यों दिया है जॉब्स में और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में? क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग में नहीं था सिंस द टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो ये हमने रिजर्वेशन इनको दे दिया है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एफर्मेशन। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में पॉजिटिव एफर्मेशन पॉलिसी फॉलो किए हैं, इवन अमेरिका में भी जो ब्लैक रेस है उसके लिए भी हमने बहुत सारी क्या पॉजिटिव एफर्मेशन पॉलिसी लाए हैं। ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं अमेरिका में है क्या रिजर्वेशन, अदर फॉर्म है, पॉजिटिव एफर्मेशन पॉलिसी के अदर फॉर्म है। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के उसके अदर फॉर्म को हमने इम्प्लीमेंट किया। हो सकता है इंडिया में भी ओवर टाइम में ऐसा रहेगा कि हम लोग देखेंगे इसमें भी क्रीमी लेयर कंसेप्ट आ जाए, एससी एसटी में भी, कि जिनके पेरेंट्स को और उनके बच्चों को मिल गया, थर्ड जनरेशन को ना मिले, ताकि ये डाइवर्सली फैल जाए हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। नहीं तो क्या होता है, जो क्रीम है एससी एंड एसटीज में, वही इस पॉलिसी का फायदा उठा रहे हैं और यूपी के इंटीरियर गांव में नहीं पहुंच रही है। ठीक है, समझे मेरी बात बेटा? यस सर। या समझ लो, आई बिलोंग टू एन एससी कम्युनिटी। ठीक है, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी से, अब मेरे को रिजर्वेशन मिला, मैं पढ़ लिख के आईएएस बन गया। ठीक है, अब मेरे पास सोशल रिसोर्सेज भी आ गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आ गए, और मेरे को स्टेट बेनिफिट भी दे रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, अपने बच्चे को ही रेप्लिकेट करूंगा। अगर मेरे बच्चों को नहीं मिलता है रिजर्वेशन क्योंकि मैं बन गया हूं, तो ये एक सीट कोई और मेरी कम्युनिटी का इंडिविजुअल लेके जाएगा और तभी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिसके फादर मदर ग्रुप ए सर्विसेज में आ चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन, उनके लिए क्रीमी लेयर कंसेप्ट अप्लाई कर दें ताकि ये हर जगह फैल जाए। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, जो सिविल सर्विस की रैंक में फर्स्ट रैंक होल्डर थी टीना डाबी, इसकी मम्मी भी आईईएस, इसके पापा भी आईईएस, दिल्ली के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हैं ये। ठीक है, उसके बाद भी ये रिजर्वेशन ली और हो सकता था कि इन्हीं की सीट में कोई और बच्चा कर जाए। ठीक है, कोई और ऐसी कम्युनिटी का बच्चा कर जाए। तो ये सब कैसे होगा? वो लॉ के थ्रू नहीं होगा। अगर यही कम्युनिटी आपस में ही बात करके खुद के अंदर ये चीज बोले कि आप क्रीमी लेयर लेके आइए ताकि ब्रॉड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाए रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? सर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उधर तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पहले से है ना? हाँ, देखिए वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बोल रहा है। अब वो क्लासेस बोल रहा है, वो कास्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब की। अब जो क्लासेस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए ये क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो ये करना मुश्किल था, तो बोले हम कास्ट के बेसिस में डिसाइड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कास्ट है, ठीक है, जाट, वो राजस्थान में किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एमपी में ओबीसी में आते हैं, लेकिन हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं आते। ठीक है, जाट वहां जनरल में आते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, तो कास्ट डाटा क्या हेल्प करेगा कि इनइक्वालिटी कैसे फैली हुई है सोसाइटी में, एंड क्राफ्ट
रीजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज। इतना ज्यादा डीप एडिटोरियल आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है, 10 ही मिनट बचा बेटा, यू कैन गो। नहीं बेटा फसाद, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट वर्दी, राइट नाउ इट्स नॉट, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, बट आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी को फॉलो करो, रिजर्वेशन जरूरी है इससे। देखिए चलिए कभी और डिबेट कर लेंगे। नहीं बेटा इतना ही आर्टिकल था बस, अरे रिपीट करूंगा मैं क्लास में, डोंट गेट पैनिक। चलिए बेटा देखिए, ये मनरेगा का न्यूज बहुत दिन से आ रहा है, बार बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ये जो मनरेगा है वो जो स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आपको बताना है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि इसके अंदर 60% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। सो डू रिमेंबर अबाउट दिस थिंग, ठीक है प्लीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। चलिए देखिए, हमने कल ही पढ़ा था नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गैंजेस डॉल्फिन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज है, याद रखिएगा, ये एक मैमल है, ठीक है, एक मैमल है। जैसे ड्यूगोंग, ड्यूगोंग का नाम हमने सुना था, आप लोग को याद है ड्यूगोंग कहाँ मिलता है? बेटा बताइए ड्यूगोंग कहाँ मिलता है? पाक स्टेट, ठीक है, पाक स्टेट गल्फ ऑफ मन्नार, वहां ड्यूगोंग मिलता है। हाँ याद रखिएगा। वैसे ही हमने देखा था कि ये जो है, कल हमने पढ़ा था कि जो इंडस वाटर डॉल्फिन है वो आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में मेंशन है? वो इंडस वाटर डॉल्फिन आईयूसीएन की क्या बोलते हैं, इस एंडेंजर्ड लिस्ट में मेंशन है, ठीक है। तो वैसे ही आप देखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए प्लीज। अच्छा ये आर्टिकल को यहाँ तक पढ़ लीजिए बेटा, ये आर्टिकल को पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। कंप्लीट करिए आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा पोर्शन हो जाएगा। जितना भी मैंने फैक्ट बताया ना अभी तक इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, इसको कट कॉपी पेस्ट करके रख लो अपने पास, इंपॉर्टेंट। डन सर। चलिए अब ध्यान से सुनिए बेटा, क्या है देखिए, सबसे पहले फैक्ट निकालना है, जो गैंजेस रिवर डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज। दूसरा चीज क्या निकालना है, आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में ये, जैसे कि इंडस वाटर डॉल्फिन जो हमने कल पढ़ा था वो आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में, ये भी आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में। फिर थर्ड हमने देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972। याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1972। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा मैच ऑफ फॉलोइंग आता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, ये कब पास हुआ? 1974, ठीक है। एनवायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1986, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एयर और उसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसके ना इन लोग कब पास हुए हैं ये पूछता है, ठीक है। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना बेटा 1972, इसमें छह अपेंडिक्स में लिस्ट ऑफ एनिमल डिवाइड किए हैं। इसका मतलब क्या होता है 6 अपेंडिक्स में? मतलब किस अलग अलग लिस्ट में लिख दिए, 6 अपेंडिक्स में एनिमल्स के नाम लिख दिए हैं। इसमें ये लिखे हैं कि अपेंडिक्स 1 से लेके 4 तक है, आप बिल्कुल उसको हंट नहीं कर सकते, हंट करोगे तो आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अपेंडिक्स 5 में क्या है? अपेंडिक्स 5 में वो है जिसको आप कुछ सर्टेन उसके साथ परमिशन से हंट कर सकते हो, और अपेंडिक्स 6 के लिए कोई नहीं है। अब जैसे अपेंडिक्स 5 में बता रहा हूँ कौन सा एनिमल था,
नील गाय का नाम सुना है आपने? नील गाय, यस सर, घोड़े जैसी होती है। Yes, sir. नील गाय होता है ना बेटा, वो क्या मेरठ वेरठ के आसपास ना, यूपी के वेस्टर्न यूपी में ना फसलों को बहुत बर्बाद करती है जब इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो कुछ टाइम के लिए इसका हंटिंग अलाउ कर दिए थे, ठीक है, इसको मारना, ताकि ये फसल को बर्बाद ना करे, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। तो ये अपेंडिक्स 5 में है। तो ऐसे करके 6 अपेंडिक्स में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डिवाइडेड है, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट किसमें मिलता है तो अपेंडिक्स 1 में मिलता है। और इसके अंदर क्या है, गेंजेस रिवर डॉल्फिन का अगर आप हंटिंग किए हो तो आपको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, कन्वेंशन, ये साइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, साइट्स याद रखिएगा, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइट्स। ये क्या है, जैसे देखिए आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के बचाने के लिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन से बचाने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। अर्थ को ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है उससे बचाने के लिए हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन किया, ठीक है। वैसे ही जो वाइल्ड स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, इनके इंटरनेशनल ट्रेड के कारण इनका सर्वाइवल खतरे पे ना आए, इसके लिए हमने एक कन्वेंशन साइन किया है जिसका नाम है साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसके अंदर क्या है, 2 अपेंडिक्स में डिवाइड किया गया है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। ये क्या बोलता है अपेंडिक्स 1, इसमें वो एनिमल को रखा गया है अगर जिसका ट्रेड बिल्कुल भी आपको करना ही नहीं है, अगर इसका आप ट्रेड करते हो तो क्या होगा, इसका सर्वाइवल वाइल्ड में खतरे में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है अपेंडिक्स 2, इसका आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के कारण। तो ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है, डॉल्फिन शार्क, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। जो शार्क नहीं, सॉरी पार्डन, गेंजेस डॉल्फिन जो है अपेंडिक्स 1 में मेंशन्ड है, इसका ट्रेड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू साइट्स, और ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। और ये हमने जो साइन किया है बेटा, ये 1973 में आया था, याद रखिएगा 1973 में साइन किया था और इंप्लीमेंट हुआ था 1975 से। 1975 से इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में, प्लीज डू रिमेंबर, इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा में। चलिए, और इसमें फिर क्या देखना है अपने को, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम, ठीक है। देखिए कल भी हमने पढ़ा था प्लेटेंटिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिक, ठीक है, याद रखिएगा जी जी, इसका ये साइंटिफिक नेम है। इज इट क्लियर ये आर्टिकल सबको? Yes, sir. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। ये जितना ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, शेड्यूल जो है 6 शेड्यूल में है। नीलगाय हमने एग्जांपल दे दिया आपको मैं, उसके अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 में डिवाइडेड है। साइट्स एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज में आप वाइल्ड ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड करोगे उस स्पीशी में तो क्या दिक्कत है, वो वाइल्ड में उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, और ये जो है क्या बोलते हैं, कौन सी लिस्ट में, एंडेंजर्ड लिस्ट में, याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि ये मैमल है कि नहीं है, तो याद रखिएगा ये मैमल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई आई स्किप। बस इसकी जो वो है, ये क्या बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ी है लेकिन जॉब अभी भी लॉस हो ही रहे हैं, ठीक है। तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी स्किप कर दे, इकोनॉमी का कोर कंसेप्ट है, तो राइट नाउ इट्स नॉट नीडेड, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? No, sir. ओके थैंक यू बेटा। Yes. Thank you, sir. Happy Diwali, sir. सेम टू यू बेटा। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। आप सब